बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 8 राशियों की तुलना। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 8.1 जो कि आधारित थी अनुपात व प्रतिशत पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण। उससे पहले हमको कुछ टॉपिक समझने होंगे। तो देखिए, आज का पहला टॉपिक है वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास प्रतिशत ज्ञात करना। तो इसको भी हम समझते हैं उदाहरण से। देखिए क्या उदाहरण है। यदि पेट्रोल का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर से 75 रुपये प्रति लीटर हो गया। आजकल पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो यदि आपको दिया है कि पेट्रोल का मूल्य पहले 60 रुपये प्रति लीटर था और अब हो गया है 75 रुपये प्रति लीटर, तो इसके मूल्य में क्या हो गई? वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि तो आप निकाल सकते हैं कि वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि हो गई 75 में से आपने क्या माइनस कर दिया? 60 माइनस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 रुपये प्रति लीटर मूल्य में हो गई वृद्धि। अब आपको निकालना है वृद्धि प्रतिशत। तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई, तो ये कैसे निकालते हैं, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, ये आपको याद रखना है। वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि बटा मूल मूल्य गुणा 100%। अब इस वृद्धि के बटे में मूल मूल्य आता है, तो वृद्धि या ह्रास, यदि मूल्य में कमी होती तो हम कहते हैं ह्रास प्रतिशत, या ह्रास होता ह्रास प्रतिशत। तो वृद्धि या ह्रास हमेशा किस पर होता है? मूल मूल्य पे होता है। इसलिए आपको वृद्धि प्रतिशत या ह्रास प्रतिशत निकालना है, तो आपका सूत्र होगा वृद्धि बटा मूल मूल्य इंटू 100%। और यदि कमी होती है मूल्य में तो आप लिख देंगे ह्रास प्रतिशत बराबर ह्रास बटा मूल मूल्य गुणा 100%। तो इस सूत्र से आप निकालेंगे। यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है? 15 रुपये प्रति लीटर। तो क्या लिख दिया? 15 बटा मूल मूल्य 60 इंटू 100%। इसको हल करेंगे तो यह आएगा 25%। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पेट्रोल के दामों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? 25% वृद्धि हुई है। तो ये टॉपिक समझ में आया, वृद्धि प्रतिशत। और ह्रास प्रतिशत निकालना हो तो ह्रास प्रतिशत ह्रास बटा मूल मूल्य गुणा 100%। यहाँ वृद्धि की जगह क्या आ जाएगा? ह्रास। क्लियर हो गया ये टॉपिक? सूत्र भी याद हो गया? तो चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है बट्टा ज्ञात करना। अब देखिए बट्टा क्या होता है। आप किसी दुकान पे शॉपिंग के लिए गए, आपका बिल बना 100 रुपये और आपको दुकानदार ने बोला कि इस बिल पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये जो डिस्काउंट है, बोलते हैं ना ऐसे दुकान वाले, तो ये जो डिस्काउंट है वही क्या होता है? बट्टा। तो बट्टा आपको, आपका बिल बना है 100 रुपये का, इस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10% का। तो 100 का 10% होता है 10 रुपये का। तो आपको उसको कितने रुपए देने होंगे? 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपये आपको दुकान वाले को देने होंगे। तो यहाँ आपने ये देखा कि जो डिस्काउंट या बट्टा है वो किस पे दिया जाता है? जो वस्तु का मूल्य आपको बताया गया है दुकानदार के द्वारा। तो आपको क्या करना होगा? उस मूल्य में से 10 जो आपको डिस्काउंट दिया है वो माइनस करेंगे, तो जो मूल्य आएगा वो आपको दुकान वाले को देना होगा। तो देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। ये वस्तु का अंकित मूल्य, जो आपको टैग लगा हुआ होता है वस्तु के ऊपर, तो उसको तो बोल देंगे वस्तु का अंकित मूल्य। तो जैसे ये वस्तु का अंकित मूल्य, ये 10% डिस्काउंट दे रहा है, ये इसका क्या हो गया? बट्टा। तो आपको क्या करना है? अंकित मूल्य में से बट्टा माइनस करना होगा, तब आपको मिल जाएगा आपके वस्तु का, आपके लिए क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। तो देखिए आगे, बट्टा बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो मूल्य अंकित कर रखा है उसी में वह नहीं बेचता है और क्या करता है? उसमें से बट्टे की राशि माइनस करता है और फिर जो मूल्य प्राप्त होता है उसमें वह हमें वस्तु बेचता है। तो वह मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया वह वस्तु का विक्रय मूल्य। तो आपको अगर बट्टे की राशि ज्ञात करनी है तो क्या करना होगा? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करना होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे देखिए, बट्टा प्रतिशत। अगर आपको पूछा जाए कि कितने % का डिस्काउंट दिया गया है तो आप क्या लिखेंगे?
बट्टा बटा अंकित मूल्य गुणा 100%। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदने गए, उस पर लिखा है 2000 और आपको ये मिली है 1800 में, आप 1800 में ख़रीद के लाए हो, तो ये तो हो गया उसका अंकित मूल्य, ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। तो आपसे पूछा जाए कितना बट्टा मिला आपको, तो कितना हो जाएगा 2000 माइनस 1800 बराबर 200 रुपये का बट्टा दिया आपको या डिस्काउंट दिया दुकान वाले ने। और बट्टा प्रतिशत निकालना है तो क्या करोगे, बट्टे की राशि बटा कौन सा मूल्य। बट्टा हमेशा कौन से मूल्य पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। तो अंकित तो कितना था यहाँ पर 2000 गुणा 100%। इसको हल कर दोगे तो ये आ जाएगा 10%। तो बट्टा कितने प्रतिशत था, 10%। तो डिस्काउंट कितना था, मतलब 10% का। ठीक है, क्लियर हुआ। बट्टा हमेशा कौन से मूल्य पे निकालें, बट्टा प्रतिशत निकालना है तो अपोन में आएगा अंकित मूल्य। क्लियर हुआ, बट्टा समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस पे आधारित एक उदाहरण है, देखिए। वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये एवं विक्रय मूल्य 80 रुपये, तब बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या कर देंगे, पहले बट्टा निकालेंगे, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 100, विक्रय मूल्य 80, तो प्राप्त हुआ 20 रुपये। ये हो गया आपके बट्टे की राशि। और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है तो बट्टा तो 20 रुपये का है, अपोन में आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 100, ये 100 गुणा 100%। 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 20%। क्लियर। अगला टॉपिक देखिए, बट्टे का प्रतिशत में आकलन। ये कैसे करेंगे, देखिए। बट्टे का प्रतिशत में आकलन आपको ये भी उदाहरण से समझते हैं। यदि दुकान पर आपका बिल आया 1500 रुपये का बिल बना है और दुकानदार 15% बट्टा भी प्रदान करता है और आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो भुगतान की जाने वाली राशि का आपको आकलन करना है। ये कैसे करेंगे, देखिए। पहले आपने निकाल लिया बट्टा। बट्टा हमेशा जो आपका बिल बना है या अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। तो किसका 15%, जितना बिल बना है, 1500 का बिल बना है तो 1500 का 15% आपको निकालना होगा। ये तो आपको निकालना आता है। 1500 का हटता है तो गुणे का चिन्ह आता है, 15% का चिन्ह हटा, बट्टे में आ गया 100। इसको हल किया तो आपको मिल गया बट्टे की राशि कितनी है 225 रुपये प्राप्त हुई। तो अब 225 क्या करेंगे आप, जो बिल बना है 1500 का उसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, भुगतान की जाने वाली राशि 1500 माइनस 225, तो क्या प्राप्त हो गया 1275 रुपये आपको भुगतान करने होंगे दुकान वाले को। क्लियर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत और ये हानि प्रतिशत। ये चीज़ें आपको समझनी है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होती है। तो देखिए, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए ऊपरी खर्चे जैसे मरम्मत पर, श्रमिकों पर, परिवहन पर खर्च की गई राशि जैसे खर्चे क्रय मूल्य में जोड़े जाते हैं। अब इसे आप समझते हैं। देखिए कि यदि कोई दुकान है, आप मान लीजिए टीवी की दुकान है, तो जैसे दुकान वाले ने टीवी कहीं से खरीदी, फिर वो अपनी दुकान तक लाता है, तो इस बीच में उसको परिवहन का खर्चा भी लगाना होता है और कुछ मजदूर भी उनको उठा के लाएंगे तो उनको भी कुछ देना होता है। तो ये जो सारे खर्चे हैं वह किस में ऐड होते हैं, क्रय मूल्य में। तो आपको जो खरीदा है टीवी, सिर्फ वही क्रय मूल्य नहीं है, उसके अंदर क्या क्या ऐड होंगे। यदि कुछ मरम्मत करानी पड़ी तो उसका खर्चा, श्रमिकों का खर्चा, परिवहन का खर्चा, ये सारे खर्चे किस में ऐड होंगे, क्रय मूल्य में। तो आपको ये क्रय मूल्य समझ में आया। और जिस मूल्य पे दुकानदार टीवी बेचता है वह कहलाएगा उसका विक्रय मूल्य। अब आपको ज्ञात करना है लाभ। तो लाभ हमेशा कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से। ये तो आपको समझ में आ रहा है। यदि आपके पास आपने 10 रुपये का पेन खरीदा और उसको बेचा है 20 रुपये में, तो 20 माइनस 10 रुपये क्या हुआ, आपके पास बच गए, तो वह आपका क्या हो गया, लाभ हुआ।
तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस किया जाता है। और आपको पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो उसके सूत्र में क्या आएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%, और हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो बटा में हमेशा क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। क्लियर। तो लाभ प्रतिशत का और हानि प्रतिशत का सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। लाभ बटा क्रय मूल्य, यहाँ आएगा हानि बटा क्रय मूल्य। और हानि कब होएगी, जब क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से। आपने 10 रुपये के पेन को यदि 5 रुपये में बेच दिया तो आपको क्या होगा, हानि। तो क्या है हानि का सूत्र, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर हुआ ये। चलते हैं अगले टॉपिक पे। बिक्री कर, वैल्यू एडेड टैक्स, माल और सेवा कर, ये सारे जो टैक्सेस हैं, जैसे किसी भी कोई भी वस्तु है उस पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये वाला जो टैक्स है वो दुकानदार किससे लेता है, ग्राहकों से लेता है। तो आपको क्या करना होता है, यदि आपके पास आप खरीदने गए 100 रुपये की चीज़, इस पर सरकार के द्वारा 5 रुपये का सेल्स टैक्स लिया जा रहा है, तो ये 5 रुपये जो इसमें ऐड होंगे उसका भुगतान कौन करेगा, आप ग्राहक। तो आपको कितना भुगतान करना होगा, 105 रुपये का। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि जो भी टैक्स होगा वो किस में जुड़ जाएगा, जो आपका कुल बिल है या उस वस्तु का जो मूल्य है उसमें टैक्स ऐड होगा। जैसे अभी आपने समझा था बट्टा दिया जाता है, बट्टे की राशि तो होती है माइनस, क्योंकि वह डिस्काउंट है, और टैक्स जो होता है वह वस्तु की राशि में या वस्तु के मूल्य में ऐड होता है। क्लियर। अभी ये सारे टैक्स को हटाकर एक ही टैक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 से, जिसका नाम है जीएसटी। तो आपको सिर्फ यहाँ यही समझना है कि जो टैक्स है वह वस्तु के मूल्य में ऐड होगा। क्लियर। तो चल आप इस सभी पर आधारित हम हल करेंगे उदाहरण। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। देखिए क्या दिया गया है। पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 था। कोई स्कूटर है, उसका मूल्य पिछले वर्ष 34,000 रुपये था। इस वर्ष इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। स्कूटर का नया मूल्य आपको ज्ञात करना है। वृद्धि प्रतिशत दिया गया है। देखिए हल। पिछले वर्ष स्कूटर का मूल्य कितना था, 34,000। क्लियर। और क्या दिया गया है, इस वर्ष इसके मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 20%। तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, 20%। तो 20% किस पर हुई है, इस 34,000 पे हुई है। तो आपको अगर वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है राशि निकालनी है, तो आपको क्या निकालना है, 34,000 का 20%। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, वृद्धि, इस मूल्य में वृद्धि 34,000 का 20%। क्लियर। इस 34,000 से वृद्धि हुई है, तो वृद्धि प्रतिशत जो दिया गया है 20%, वह किस पर हुई है, 34,000 पे। तो आपको ये निकालना तो आता है। क्या करेंगे, 34,000 का हटाया तो आया गुणा 20%, का चिन्ह हटाया तो बटे में आ गया 100। काटिए, कुछ कट रहा है तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये 20 रुपीज़। तो इसका मतलब आपने वृद्धि कितनी हुई है मूल्य में, ये आपने निकाल लिया। वृद्धि की राशि कितनी है, 6,800 रुपये। अब आपको क्या निकालना है, स्कूटर का नया मूल्य। तो स्कूटर का नया मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहले का मूल्य था उसके अंदर ये वृद्धि की राशि ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, इसलिए स्कूटर का
नया मूल्य कितना हो जाएगा, 34,000 तो पहले था प्लस 6,800, 6,800। देखिए 2 ज़ीरो है पीछे, फिर आ जाएगा 8, फिर 6 और 4 10, और ये आ गया एक हासिल, 6 और 4 10, ये आया 0 और 1, 40,800 रुपये। तो स्कूटर का नया मूल्य कितना आ गया, 40,800 रुपये। क्लियर है। तो अब चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 3 देखिए क्या है। उदाहरण नंबर 3, ₹840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु ₹714 में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये तो आपको दिया है अंकित मूल्य और ये दिया है विक्रय मूल्य। तो आपको पता है बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए हल। अंकित मूल्य क्या दिया गया है, ₹840 रुपये, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, ₹714। बट्टा दिया गया है यहाँ पर, तो आपको बट्टा ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। कितना हो जाएगा, 840 माइनस 714 कितना आएगा। देखिए 10 में से 4 गए तो बच गए यहाँ पर 6, ये हो गया 3, 3 में से 1 गए तो बच गया 2, यहाँ हो गया 8 में से 7 गया तो 1, मतलब बट्टा कितना दिया गया है, 126 रुपये। और आपसे एक और चीज़ पूछिए, बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत कितना हो जाएगा, याद है ना सूत्र, बट्टा बटा 726 बट्टा 126 है ये, 126 बट्टा बटा अंकित मूल्य। बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। तो इसके बटे में आएगा अंकित मूल्य गुणा 100, ये आएगा प्रतिशत में। हल करते हैं इसको। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये हो गया 5, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, 7 नम 63, 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, तो कितना आ रहा है, 5 तिया 15%। तो जो बट्टा प्रतिशत है वो कितना निकला, 15%। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलते हैं आगे प्रश्न उदाहरण नंबर 4 पे। क्या दिया है, देखिए एक फ्रॉक को सूची मूल्य, देखिए सूची मूल्य या अंकित मूल्य एक ही बात है। तो देखिए क्या लिखा है, फ्रॉक को सूची मूल्य 220 रुपये है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है। तो आपको बताना है बट्टे की राशि क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। देखिए हल। क्या लिखा है, फ्रॉक का अंकित मूल्य या सूची मूल्य, तो आप लिख सकते हैं सूची मूल्य बराबर कितना बताया है, ₹220। बट्टा प्रतिशत दिया गया है, बट्टा प्रतिशत बराबर 20%। तो आपको इसकी राशि निकालनी है, बट्टे की राशि। तो 20% किस पे, तो 220 पर। तो बट्टा बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए बट्टा बराबर 220 का 20%। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो 20% किसका, तो 220 का 20%। कितना हो जाएगा, हल करते हैं। का चिन्ह हटाया, का हटाया तो चिन्ह आया गुणे का, गुणा 20/100, 1 0 से 1 0 से 1 0, तो आया 44 रुपये। मतलब बट्टे की राशि आपने निकाल ली है, कितनी है, 44 रुपये। अब आपको ज्ञात करना है उस फ्रॉक को कितने में बेचा गया या फ्रॉक का विक्रय मूल्य। तो क्या लिख देंगे, इसलिए फ्रॉक का
विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य या सूची मूल्य माइनस बट्टा। तो कितना था अंकित मूल्य 220 था, माइनस बट्टा कितने रुपए का दिया है 44 रुपये। माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 4 गए तो बच गए 6, यहाँ हो गया 1, तो 11 में से 4 गए तो 7 और यहाँ बच गया 1। तो कितने रुपए की हो गई वो फ्रॉक 176 रुपये की, और लिखा हुआ कितना था 220। क्लियर, समझ में आया? तो आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 5वां। देखिए क्या दिया गया है। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर रुपीज़ 2500 में ख़रीदा। उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है 2500 में, उसके ऊपर उसने खर्चा किया है 500 रुपये का। उसमें कुछ खराबी होगी तो ठीक कराया है, और 3300 में बेच दिया, और 3300 रुपये में बेच दिया, मतलब ये उसका विक्रय मूल्य आ गया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब आपने पढ़ा था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में क्या होता है, क्या ऐड किया जाता है, मरम्मत पर जो खर्चा किया जाता है वह किस में ऐड किया जाता है, क्रय मूल्य में। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हल, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए कितने में ख़रीदा है उसने 2500 रुपये में तो ख़रीदा है, और 500 रुपये मरम्मत पर भी तो खर्चा किया है, तो ये किस में ऐड हो जाएगा, जितने में ख़रीदा है उसमें इसको ऐड करना होगा, तब आपको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य ₹3000। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य आया ₹3000 या 3000 रुपये। और विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 3300। तो उसका लाभ अथवा हानि, अब देखिए इन दोनों से देख के आप बताइए कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य ज़्यादा है, 3300 है, और ख़रीदा तो उसने 3000 में ही है, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसलिए लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 3300 माइनस क्रय मूल्य कितना है 3000। तो इनको हल करने पे आ जाएंगे 300 रुपये। इसका मतलब उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का लाभ हो रहा है, और आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, इसलिए लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है 3000 इंटू 100%। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0, और ये 3 से 3 कट गया, तो कितना आ रहा है 10%। इसका मतलब कितना लाभ प्रतिशत है 10%। क्लियर हुआ उदाहरण नंबर 5वां। चलते हैं अगले उदाहरण पर, उदाहरण नंबर 6। देखिए क्या दिया गया है। एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे। 200 बल्ब खरीदे हैं, एक बल्ब खरीदा है 10 रुपये में। क्लियर, उनमें 5 बल्ब खराब थे। इन 10 बल्ब कितने 200 बल्बों में से 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे हल। कितने बल्ब हैं 200 बल्ब, तो क्या लिखेंगे 200 बल्बों का क्रय मूल्य। 200 बल्बों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। एक बल्ब खरीदा है 10 रुपये में, तो 200 बल्ब कितने में खरीदेगा 200 गुणा 10। 200 गुणा 10 तो कितने रुपए आ गया। 200 बल्बों का क्रय मूल्य 2000 रुपये। क्लियर, आगे पढ़िए।
5 बल्ब खराब थे, चूँकि 5 बल्ब खराब थे अतः शेष बल्ब कितने बच जाएंगे? शेष बल्ब 5 बल्ब उसने फेंक दिए, तो क्या हो जाएगा? शेष बल्ब 200 माइनस 5 बराबर 195 बल्ब। तो अब जो बेचेगा वह सिर्फ कितने बेचेगा? 195 बल्ब बेचेगा। अब क्या दिया है? 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया, तो 195 बल्बों का क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। इसलिए 195 बल्बों का विक्रय मूल्य 195 गुणा एक बल्ब कितने में बेच रहा है? 12 रुपये में। तो 195 बल्ब कितने में बेचेगा? तो 195 गुणा 12। क्लियर? 195 गुणा 12। देखिए यहाँ पर 195 गुणा 12, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, 1 2 एकम 2 और 1 3 गुणा 5 9 और 1 कितना आ जाएगा? 0। 9 और 5 14, 9 और 1 10 और 1 10 और 3 13, तो ये आया ₹2340 रुपये में बेचे उसने। कितने बल्ब? 195 बल्ब। अब देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 200 बल्बों का क्रय मूल्य कितना आया था? 2000, और इनका विक्रय मूल्य आया है 2340। तो इसका मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य ज़्यादा आ रहा है, क्रय मूल्य कम है, तो क्या हुआ? लाभ। तो क्या निकालेंगे? इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया है? 2340 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 2000। तो कितना रुपया आ जाएगा? 340 रुपये का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। अब आपको प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ प्रतिशत, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटा, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। लाभ कितना आया है? 340 बटा क्रय मूल्य है 2000 गुणा 100%। क्लियर? देखिए कुछ कट रहा है क्या? 1 0, ये 1 0 यहाँ से कट जाएगा और ये आ जाएगा 17। तो आपको क्या हो गया? लाभ प्रतिशत मिल गया 17%। तो इसका मतलब उसको लाभ हो गया है 17%। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। उदाहरण नंबर 7वां पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? मीनू ने 2 पंखे 1200 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे? दोनों पंखों का क्रय मूल्य 1200 गुणा 2 हो जाएगा। आगे देखिए, उसने एक पंखे को 5% हानि से और दूसरे पंखे को 10% लाभ से बेचा है। एक पंखे पे तो उसको हो रहा है 5% की हानि और दूसरे पे हो रहा है उसको 10% लाभ। प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। कुल लाभ अथवा हानि भी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए हल, दोनों पंखों का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? 1200 रुपये प्रति पंखा है, तो 1200 गुणा 2 हो जाएगा। तो 1200 गुणा 2, 2 पंखे हैं इसलिए 1200 गुणा 2, तो 12 दूनी 2400 रुपये। तो दोनों पंखों का क्रय मूल्य निकल गया है 2400 रुपये। अब पहले पंखे को उसने 5% हानि से, तो क्या लिखेंगे? पहले पंखे पर हानि, इसलिए पहले पंखे पर हानि बराबर कितनी होगी? किसका 5% होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होती है। तो क्या निकालेंगे? 1200 रुपये का है, तो 1200 का 5% कितना होगा? देखिए 1200 गुणा
5/100, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 पंजे 60। तो इसका मतलब कितने रुपए की हानि हुई है? पहले पंखे पर 60 रुपए की। इसलिए पहले पंखे का विक्रय मूल्य, पहले पंखे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए, हानि हुई है तो क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना है? 1200 माइनस हानि कितनी है? 60। इसका मतलब 1140 रुपये में उसने उसको बेचा। क्लियर? अब दूसरा पंखा क्या दे रखा है? क्योंकि दूसरे पंखे पर लाभ, दूसरे पंखे पर लाभ कितना हुआ है? 10% का। तो 10% किसका? 10% क्रय मूल्य का, तो 1200 का। तो क्या लिख देंगे आप? 1200 का 10%। ये क्यों हुआ? क्योंकि लाभ अथवा हानि दोनों ही क्रय मूल्य पे होती है और क्रय मूल्य दिया गया है 1200। तो इसके ऊपर कितना लाभ हुआ है और निकालने के लिए क्या निकाल लेंगे? 1200 का 10%। प्रतिशत का चिन्ह हटाया, नीचे आ गया 100। तो कितनी राशि आई? देखिए, 120 रुपये लाभ हुआ। अब आपको निकालना है इस पंखे का, दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य। इसलिए दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना था? 1200 प्लस लाभ कितना है? 120। तो कितना आ जाएगा? लाभ जुड़ेगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 0231, मतलब 1320 रुपये में उसने दूसरा वाला पंखा बेचा और पहले वाला पंखा बेचा था 1140 रुपये में। तो आपको क्या निकालना है? कुल लाभ अथवा हानि भी आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या लिख देंगे? इसलिए दोनों पंखों का विक्रय मूल्य, इसलिए दोनों पंखों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए, ये है 1320 प्लस ये कितना है? 1140। तो कितना आ गया? ये 0, 4 और 2 6, 1 और 3 4, 1 और 1 2। अब देखिए यहाँ पर है 2460 और इन दोनों का क्रय मूल्य है 2400। कौन सा बड़ा है? विक्रय मूल्य बड़ा है। क्रय मूल्य तो 2400 है और ये है 2460। इसका मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हमें क्या हुआ है? लाभ। इसलिए लाभ कितना हो गया? इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 2460 माइनस क्रय मूल्य 2400। कितने रुपए का लाभ हुआ है? 60 रुपये का। क्लियर? आपको लाभ अथवा हानि भी ज्ञात करनी थी, प्रतिशत में नहीं पूछा है तो हम यहीं छोड़ रहे हैं। प्रतिशत में पूछा होता तो आप क्या करते? लाभ बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कौन सा आता? 2400। तो 60/2400 गुणा 100। क्लियर हुआ? समझ में आया प्रश्न? आगे करते हैं उदाहरण नंबर 8वां। देखिए क्या दिया गया है। बिक्री कर ज्ञात करना। जो अभी हमने पढ़ा था जीएसटी, बिक्री कर आपको ज्ञात करना है। किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स का मूल्य 450 था। कोई दुकान है, उस पर रोलर स्केट्स का मूल्य बताया गया है 450 रुपये। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। अब उसके ऊपर उसने वसूले हैं 5% बिक्री कर, तो बिल की देय राशि ज्ञात करनी है आपको। क्लियर? बिल तो आपका बना है 450 का, परंतु उसके ऊपर जीएसटी और लग गया, वो बताया है उसने 5% का। तो आपको ये बताया था जो भी कर है या टैक्सेस हैं वह क्या होंगे? जो आपका बिल बना है उसमें ऐड करने होंगे। तो देखिए हल। बिक्री कर सेल्स टैक्स कितना हो जाएगा? बिक्री कर बराबर कितना है? 5%। किसका 5%? जो आपका बिल बना है उस पर आपको
क्या देना होता है, कर देना होता है या टैक्स देना होता है। तो 450 का बिल बना है, क्योंकि रोलर स्केट्स की जो वैल्यू है, जो कीमत है लिखी गई है, वही आपका बिल बना है। तो 450 का बना है, तो क्या हो जाएगा, बिक्री कर बराबर 450 का 5%। हल कर लेंगे। 450 गुणा का की जगह क्या आ गया, गुणा 5% का चिन्ह हटाया तो नीचे आ गया 100, काट दिया। कितना आया देखो, 5 गुणा 5 25, 5 चौक 20 और 2 22/10। इसका मतलब 22.5 रुपये का क्या है, टैक्स लगा है। इसलिए बिल की देय राशि क्या हो जाएगी, इसलिए देय राशि कितनी हो जाएगी, इसके अंदर जो आपका बिल बना है 450 का, उसके अंदर क्या ऐड करना होगा, टैक्स की राशि। टैक्स की राशि आई है 22.5। तो कितना हो जाएगा देखिए, 450 प्लस 22 करेंगे, कितना हो जाएगा 472.5 रुपये। 5 मतलब 0.5 मतलब 50 पैसे है, तो 0.50 कर दिया, तो ₹472.50 रुपीज़ उसको देने होंगे रोलर स्केट्स के। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 9। देखिए क्या दिया गया है। वेट वैल्यू एडेड टैक्स, वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित ₹3,300 में खरीदा। देखिए जो कूलर का ये वाला जो मूल्य है, इसके अंदर क्या है, 10% कर जुड़ा हुआ है। तो वेट के जुड़ने से पहले का कूलर का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। यदि कूलर का मूल्य 100 रुपये है तो 10% वेट सहित मूल्य होगा। कितना हो जाएगा देखिए, मान लिया आपने कूलर का मूल्य 100 रुपये है, उसके अंदर आपने ऐड किया 10% वेट, तो क्या होगा, 100 का 10% तो कितना होता है, 10 रुपये ही होता है। तो अब इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 100 + 10 110 रुपये। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि वेट सहित मूल्य 110 रुपये है, 110 रुपये है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना है, 100 रुपये। ये समझ में आया। वेट सहित मूल्य आया है 110, तो प्रारंभिक मूल्य कितना माना था, 100 रुपये। इसलिए वेट सहित मूल्य 1 रुपये है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 100/110। यहाँ जो लिखा है उसके बटे में चला जाएगा ये, तो 100/110। ये एक ही नियम आपने पढ़ रखे हैं। इसलिए वेट सहित मूल्य 3,300 रुपये है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, इसलिए वेट सहित मूल्य ₹3,300 है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, ये कितना है, 100/110 गुणा हो जाएगा 3,300। 3,300 तो क्या हो जाएगा, ये कट गया 11 से, 11 × 3 = 33 और 0 मतलब कितना आ गया, 3,000 रुपये। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप फिर से समझें। देखिए क्या दिया गया है। वहीदा एक कूलर खरीदती है, तो उसके ऊपर लगता है 10% का टैक्स। 10% टैक्स सहित वो चुका रही है 3,300 रुपये।
तो आपसे पूछा गया है कि वेट जुड़ने से पहले या कर लगाने से पहले उस कूलर का मूल्य क्या था। क्लियर, मतलब उसका बिल कितने का बना था वो आपको बताना है। तो इसका ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप निकालेंगे 100 पर। तो मान लीजिए कूलर का मूल्य 100 रुपये है, 10% का टैक्स लगाया तो उसका मूल्य कितना हो गया 110 रुपये, क्योंकि 100 का 10% तो 10 ही होता है। तो 100 + 10 कितना आ गया 110 रुपये। ये है वेट सहित मूल्य। अब देखिए वेट सहित मूल्य 110 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना माना है आपने 100 रुपये, इसलिए वेट सहित मूल्य 1 रुपये होने पर कितना हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य 100/110। और आपको दिया गया है वेट सहित मूल्य 3300 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा 100/110 × 3300। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3000 रुपये। इसका मतलब 3000 रुपये का बिल बना था जिसके ऊपर 10% का टैक्स लगा, तब उसने कूलर ख़रीदा है 3300 रुपये में। क्लियर, समझ में आया? चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 10। सलीम ने एक वस्तु 784 में खरीदी जिसमें 12% GST सम्मिलित था। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, टैक्स इंक्लूड करके आपको दिया गया है 784 रुपये। ठीक है, GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो वापस आपको क्या करना पड़ेगा 100 पर निकालेंगे हल। देखिए, यदि वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो 12% GST लगने के बाद का मूल्य, GST लगाने पर इसका मूल्य कितना हो जाएगा 100 का 12% मतलब 12 रुपये, तो 100 + 12 कितना आ जाएगा 112 रुपये। 112 रुपये। क्लियर, अब एक ही नियम से करेंगे। चूँकि GST सहित मूल्य 112 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य कितना है 100 रुपये। कितना लिख देंगे यहाँ 100 रुपये। इसलिए GST सहित मूल्य 1 रुपये है तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा 100/112। यहाँ जो लिखा है वो बटे में चला जाएगा, इसलिए GST सहित मूल्य 784 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना आ जाएगा 100/112। तो ये था ही गुणा हो जाएगा यहाँ पर 784 का। क्लियर, जैसा पहले वाले उदाहरण में किया सेम वही प्रोसीजर है। तो देखिए हल करते हैं इसको आगे। 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ये भी कटेगा 2 तिया 6, 2 नम 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 छंग 12। फिर कट रहा है ये 2 से, ये आ गया 14 और ये आ गया 2 नम 18, 1 बचा 2 अठे 16। फिर कट रहा है ये 2 से, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 नम 18। फिर 7 से कट रहा है, 7 7 49, तो ये आ रहा है 700 रुपये। तो इसका मतलब आपको क्या पूछा है, GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था 700 रुपये और GST 12% लगाया तो उसका मूल्य हो गया है 784 रुपये। समझ में आया उदाहरण नंबर 10? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी उदाहरण अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम प्रश्नावली के सवालों के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।